हेलो स्टूडेंट्स, हाउ यू? कैसे हैं आप लोग? मैं अविनाश आर्य आप लोगों का कैप्सुलाइज एकेडमी में फिर से स्वागत करता हूँ। ठीक है, और आज जो हम लोग पढ़ेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो साइंस से ही रिलेटेड होगा और हम लोग फिजिक्स में आज देखेंगे एक और टॉपिक जिसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, न्यूटन्स लॉ। राइट, न्यूटन्स लॉ है। उससे पहले जाने से पहले हम लोग देखेंगे थोड़ा सा छोटा सा और जो एक टॉपिक है वो है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इन सब में जाने से पहले एक छोटी सी बात है जिस बोर्ड से मैं शुरुआत करना चाहूंगा। आपने भी एक मूवी आई थी, आपने देखा होगा 12th फेल, राइट? उसमें दिखाता है कि इसमें एक लाइन है कि हार नहीं मानेंगे, हार नहीं ठानेंगे और जब तक अपनी मंजिल को पा नहीं लेंगे तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। हम क्या करेंगे? हम अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। तो आपको भी हार नहीं मानना है, ठीक है? अपने लाइफ में अपनी जो आपका टारगेट है, जो आपका एम है, उसके पीछे लगे रहना है आप लोगों को। वो एक ना एक दिन उस पर आप विजय क्या हो जाओगे, आप अपनी मंजिल प्राप्त कर लोगे। समझ में आ रहा है? अच्छा दोस्तों, आजकल एक बहुत अच्छी चीजें चल रही है। आजकल जो मूवी में मैंने देखा कि भाई इससे पहले एक मूवी आई थी शादी में जरूर आना। उसमें क्या था कि लड़की की जो गर्लफ्रेंड थी वो उसको छोड़कर भाग जाती है। ठीक है, तब लड़का वो पीसीएस की एग्जाम से निकाल कर चली जाती है और वो स्टेट पीसीएस में ऑफिसर बन जाती है। लड़का बोलता है ठुकरा के, मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखोगी। और उसके बाद क्या होता है कि लड़का उसके पीछे क्या बन जाता है? आईएएस बन जाता है। ठीक है, और मैंने 12th फेल देखी तो इसमें यार कुछ और दिखा रहा है भाई। अब इसमें दिखा रहा क्या कि अब इसमें अगर लड़की आपका साथ देती है, उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ देती है, मनोज सर की जो वाइफ थी बाद में श्रद्धा मैम, जो उनका बारे में दिखाया गया है, तो एज ए गर्लफ्रेंड उन्होंने जब उनका साथ दिया तो वो क्या बन गए? वो आईएएस बन गए। ठीक है, यानी आप देखो, अगर लड़की छोड़कर भागती है तो आप क्या बनते हैं? लोग आईएएस बनते हैं, और अगर लड़की साथ देती है तो उसमें क्या बन गए? वो आईपीएस बन गए। ठीक है, तो मनोज सर क्या बन गए? आईपीएस बन गए साथ देने पर। क्लियर है? यानी मिला जुला कर आज की मूवी में ये ट्रेंड दिखाया जा रहा है कि अगर आपको सिविल सर्विसेज निकालने तो आपको क्या होना चाहिए? आपकी एक गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। ठीक है, आपको प्यार में पढ़ना चाहिए, आपको मोहब्बत होनी चाहिए। यार मुझे समझ में नहीं आता कि दो चीजें, प्यार में पढ़ो, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये प्यार जो है या जो मोहब्बत में पढ़ोगे उसको आप कैसे लेते हो? उसमें उसने इंतकाम के रूप में लिया तो वो आईएएस बने, और इसमें इन्होंने इनका साथ दिया तो ये आईपीएस बने। ठीक है, तो अगर आप किसी चीज में जाओ तो भाई पहले एग्जाम्स की तैयारी शिद्दत से करो, जिंदगी में मोहब्बत करो। मोहब्बत करनी तो अपने किताबों से करो, लेकिन अगर लाइफ में कोई आ जाए और उससे मोहब्बत करनी है तो मोहब्बत करो, लेकिन उस मोहब्बत में क्या करना है? आपको अपने आप को प्रूफ करना होगा। साथ में अगर उससे पहले ही बता दो भाई जिससे मोहब्बत है या पहले से मोहब्बत है किसी से, उसको बता दो अपनी गर्लफ्रेंड को कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, तुम्हें मेरा साथ देना होगा। और उस समय अगर उसने साथ आपका दे दिया तो आप समझ लेना कि आपकी मोहब्बत सच्ची है। अगर उस समय आपके स्ट्रगल के टाइम उसने आपका साथ नहीं दिया तो फिर कोई फायदा नहीं ऐसी मोहब्बत के पीछे भागने का। समझ में आ रहा है? वो आपका काट के एक ना एक दिन चली जाएगी। क्लियर है? तो यार अब ये समय आ गया है कि आप फोकस रहो। ठीक है, मूवीज में जो दिखाते हैं वो मूवीज है और रियल स्टोरीज भी है। वहां पर श्रद्धा मैम ने उनका साथ दिया, जरूरी नहीं कि हर लड़की आपका साथ दे। ठीक है, वैसे भी लड़कियों को कोई बेस्ट ऑप्शन मिलता है तो वो आपको क्या करेंगे? डम करके चली जाएंगे। क्लियर है? इसीलिए मोहब्बत करनी है तो प्रायोरिटी किताबों से करो दोस्तों। जिस दिन आप मोहब्बत आपको किताबों से हो जाएगी, आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर गलती से किसी से हो गई है तो उसको पहले ही कंडीशन बता देना कि मैं यूपीएससी की तैयारी करना चाहूँ। हो सकता है मेरे एक अटेम्प्ट में ना हो, दो अटेम्प्ट में हो, तीसरा अटेम्प्ट हो, चौथा अटेम्प्ट हो सकता है मुझे एक साल में मुझे मेरा, हो सकता है मेरा 4 साल लगे, 5 साल लगे, हो सकता है मेरा स्ट्रगल का पीरियड लंबा हो, फिर भी मैं एग्जाम की तैयारी करूंगा तो आपको मेरा साथ देना होगा। अगर अभी नहीं दे पाओगी तो ये चीजें समझ लो, और नहीं देना है तो अभी ही कट करो। समझ में आया? सीधा सीधा बोल देना, स्ट्रेट फॉरवर्ड। चलो हम लोग आते हैं अब वापस आज के टॉपिक पर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये जो मूवी का ट्रेंड चल रहा है भैया, ये बहुत डिफरेंट है। मूवी का ट्रेंड अलग होता है और हमारे लाइफ का ट्रेंड अलग है। समझ में आ रहा है? चलो हम लोग आते हैं। तो हम लोग आज देखेंगे, पहले छोटा सा हम लोग फिजिक्स में आज देखेंगे स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। देखिए बहुत छोटा सा अंतर है। क्या अंतर है? हमने फिजिक्स में पहले भी बताया कि जो फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटीज जो हम पिछले वाले वीडियो में बताया था कि क्या है फिजिकल क्वांटिटी, और हम लोग यूनिट और डायमेंशन कैसे निकालते हैं उसका। राइट, आज क्या है कि वैसे क्वांटिटीज, वैसे फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, वैसे फिजिकल क्वांटिटीज जो सिर्फ क्या बताते हो, जो सिर्फ only talks about the magnitude of that physical quantity, जो केवल फिजिकल क्वांटिटी के, ठीक है, आपके क्या बताएं? मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें, जो केवल मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें। क्लियर है? यानी केवल आपके किसके बारे में बात करें? आपके मैग्नीट्यूड के बारे में। जबकि इसमें वेक्टर क्वांटिटी, ये फिजिकल क्वांटिटी किसके बारे में बात करती है? दोनों चीजों के बारे में बात करती है। इसमें स्केलर में क्या होता है? स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात होता है, जबकि वेक्टर क्वांटिटी
क्वांटिटी में क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी में दोनों चीजों के बारे में बात होती है। किसके किसके बारे में, तो आपके मैग्नीट्यूड के बारे में बात होती है और साथ में किसके बारे में बात होती है, डायरेक्शंस के बारे में। यानी अंतर क्या है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी क्या है, those physical quantities who only talks about the magnitude of that quantity is known as the scalar quantity, and those physical quantities who talks about the both magnitude as well as direction is known as what, vector quantity। वेक्टर मतलब समझ में आ गया, स्केलर और वेक्टर। देखिए हिंदी में भी सेम चीज है, अगर आप स्केलर और वेक्टर में देखना चाहेंगे तो हम लोग हिंदी में भी इसका यही है कि जो केवल किसके बारे में बताता है, जो केवल द्रव्यमान के बारे में बात करता है, जो केवल क्या हो मैग्नीट्यूड के बारे में बात करता हो। और दूसरे में वेक्टर क्या है, जो द्रव्यमान और साथ साथ में दिशा दोनों के बारे में बताता हो। क्लियर है, तो उसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। अब जब आप यहाँ पर हिंदी में पढ़ोगे तो आपको हिंदी में सारी चीज बताया जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। ऐसे मैं ओवरऑल बता रहा हूँ ताकि आप लोग समझ जाओ। तो फिजिक्स में वैसी क्वांटिटीज, वैसी राशियां, क्वांटिटी मतलब राशि, वैसी राशियां, वैसी क्वांटिटीज, फिजिकल भौतिक राशियां जिसमें केवल किसमें, जिसमें केवल द्रव्यमान की बात की जाए, क्या कहलाती है, स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। और जिसमें द्रव्यमान के अलावा किसकी बात की जाए, डायरेक्शन की बात की जाए, यानी द्रव्यमान और डायरेक्शन दोनों की बात इसमें होती है, उसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज में भी हम इंग्लिश में वही है, केवल मैग्नीट्यूड और दूसरा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों, ठीक है, वेक्टर का अर्थ। क्लियर है। जैसे एग्जांपल्स के लिए हम एग्जांपल के क्या ले सकते हैं, एग्जांपल के हम ये ले सकते हैं कि अब हमें क्या करना है, तो हम लोग एग्जांपल के लिए लेते हैं यहाँ पर एक एग्जांपल, बहुत सिंपल एग्जांपल, ठीक है, जैसे स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, फिजिक्स में आपने देखा होगा स्पीड एंड वेलोसिटी टर्म को। ठीक है, स्पीड मतलब हो गया आपका गति, स्पीड मतलब क्या होगी, गति, और वेलोसिटी मतलब चाल हिंदी में। ठीक है, अंतर क्या है, दोनों तो एक ही होता है, दोनों का अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो क्या है, दोनों का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, समय, सॉरी दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। ठीक है, ये हो गया। अब डिस्टेंस बाय टाइम आपने देख लिया। अब अंतर क्या है, अंतर ये है कि जैसे एग्जांपल के लिए माने मैंने बोल दिया कि एक जो बाइक है वो क्या जा रही है, 40 किलोमीटर स्पीड से जा रही है। हमें नॉर्मली हम यही बोलते हैं, अपनी बोलचाली भाषा में क्या बोलते हैं कि कोई बाइक जा रही है तो उसकी स्पीड क्या है, या कोई कार जा रही है, कोई भी व्हीकल जा रहा है उसका स्पीड क्या है, तो हम बोलते हैं 40 मान लीजिए किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई बाइक चला रहा है। ठीक है, मतलब आराम से जा रहा है, तो ठीक है, इस तरह से। और अगर 80 90 100 की स्पीड से, आपको पता है आजकल के बच्चे क्या करते हैं, उड़ा देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, कट मारते हैं, ये मतलब zigzag वाला चल सकता है 70-80 की स्पीड से, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। हमको ये पता है, लेकिन हमारा जो स्टेटमेंट है वो सही है, हमको पहले ये समझना है। ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी में अंतर है, गति और चाल में अंतर है कि भैया जब हम 40 किलोमीटर पर आवर बोलते हैं तो ये जो 40 है हमारा, ठीक है, ये जो 40 किलोमीटर पर आवर, ये 40 क्या है, ये 40 मैग्नीट्यूड को बताता है। ठीक है, ये किसको बताता है, मैग्नीट्यूड को बताता है। तो किसके मैग्नीट्यूड को बताता है, ये बताता है किसी मैग्नीट्यूड को जो हमारा गति है, ठीक है, जो हमारा स्पीड है उसके मैग्नीट्यूड को बताता है। क्लियर है, किसको बताता है, स्पीड के मैग्नीट्यूड को बताता है। यानी इसमें क्या है, इसमें सिर्फ हमको बताया था अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जो स्केलर क्वांटिटी उसमें क्या होता है, उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात होती है। ठीक है, यानी यहाँ पर स्पीड क्या है, स्पीड यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी, स्पीड कैसी क्वांटिटी है, तो स्पीड यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात हो रहा है। भैया कितना स्पीड से चल रहा है, कितनी गति है उसकी, तो 40 है, 80 है, 70 है, कुछ भी हो सकता है, जो भी मैग्नीट्यूड हो। ठीक है, तो यहाँ पर वो क्या बताएगा, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड, परिमाण बताएगा। क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड मतलब उसका परिमाण बताता है। ठीक है, परिमाण बताएगा। यहाँ पर आपको डायरेक्शन नहीं पता चल रहा है। अगर हम यही चीज बोलते हैं कि 40 किलोमीटर पर आवर जो है, इसमें हम ये जोड़ दें कि अगर भाई कोई बाइक जो है वो कितने वेलोसिटी से चल रही है, तो हमको क्या बोलना पड़ेगा, जब हम स्पीड बोल रहे हैं तो हम स्पीड में बोलते हैं कि 40 किससे चल रही है, कितने 40 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। तो ये सिर्फ क्या बता रहा है, ये सिर्फ क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड बता रहा है। ठीक है, यानी ये स्केलर क्वांटिटी हो गया स्पीड। वहीं वेलोसिटी में जब हम जाएंगे तो हमको बोलना पड़ेगा कि 40 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ ईस्ट या वेस्ट साउथ या कुछ भी कोई, यानी ये क्या है, ये डायरेक्शन है आपका। ठीक है, यहाँ पर क्या है, डायरेक्शन है, यानी दिशा है। तो जब आपका क्या है, कोई भी स्पीड डायरेक्शन के साथ बताया जाए, ठीक है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन बताया जाए कि हाँ भाई वो ईस्ट में जा रहा है, वो वेस्ट में जा रहा है, यानी हम बोल दें कि मान लीजिए कोई बाइक है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रही है, लेकिन कैसे चल रही है, नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में चल रही है।
कैसे चल रही है, नॉर्थ ईस्ट का उसका डायरेक्शन है, ठीक है। तो जब आप डायरेक्शन के साथ बात करोगे तब वो क्या कहलाएगी, वो वेलोसिटी कहलाएगी। समझ में आ रहा है दोनों में अंतर। स्पीड क्या है आपका, सिर्फ आपका मैग्नीट्यूड बता रहा है, लेकिन यहाँ पर 60 क्या है, 60 आपका स्पीड का मैग्नीट्यूड तो है, लेकिन उसके साथ साथ आपने क्या लिख दिया, नॉर्थ ईस्ट, मतलब आपने डायरेक्शन भी ऐड कर दिया। अब वो सीधा जा रहा है या वो बाएं मुड़ रहा है या दाएं मुड़ रहा है, राइट मुड़ रहा है, तब वो डायरेक्शन है आपने बता दिया उसमें, ठीक है, आपने बता दिया वो राइट है लेफ्ट है, ठीक है, आपने उसका डायरेक्शन बता दिया, क्लियर है। तो सब चीज इसमें आ जाएगा डायरेक्शंस में। तो यानी जब आपके मैग्नीट्यूड के साथ क्या आ जाए, आपका डायरेक्शन इन्वॉल्व हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। यानी यहाँ स्पीड और वेलोसिटी में क्या अंतर हो गया, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आ रहा है, ये अदिश राशि है, स्पीड को हम लोग क्या बोलते हैं, अदिश राशि। हम लोग स्केलर क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, स्केलर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अदिश राशि है, और हम लोग इसको क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी को, वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं सदिश राशि। क्या बोलते हैं, सदिश राशि बोलते हैं, क्लियर है। देखिए वो छोटा सा एग्जांपल, एक और एग्जांपल में दो। यहाँ पर क्लियर, स्पीड में सिर्फ क्या है, परिमाण है, स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड है, जबकि वेलोसिटी में क्या है, परिमाण और दिशा दोनों ही, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों है। तो जब दोनों रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, और जब सिंगल रहेगा तो क्या होगा, वो स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। ये क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया वेलोसिटी, और ये स्केलर क्वांटिटी हो गया। चलिए एक और एग्जांपल से हम लोग इसको समझते हैं। स्पीड एंड वेलोसिटी के बाद मैं एक और एग्जांपल पे आता हूं, डिस्टेंस एंड, समझ लेता हूं। अब कोई और एग्जांपल है, हमको अदिश राशि देखना, सदिश राशि देखना, ठीक है। तो और एक एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए अभी आपने कहा क्या, एक्सीलरेशन, मैंने त्वरण, त्वरण हमारा क्या हो जाएगा, फिर हमने रखा एक्सीलरेशन। तो भैया एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ए, त्वरण, ठीक है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन को त्वरण बोलते हैं। तो त्वरण का फॉर्मूला इसको हम लोग स्मॉल ए से दिखाते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल ए का b माइनस u बाय t। देखिए यहाँ पर, यहाँ u 0 है, u इनिशियल वेलोसिटी है तो 0 होगा, तो b माइनस 0 बाय t, यानी वेलोसिटी बाय टाइम है, b मतलब यहाँ वेलोसिटी है, ठीक है, वेलोसिटी बाय टाइम। तो जब वेलोसिटी ऑलरेडी क्या है अपने आप में, वेलोसिटी अब क्या है, त्वरण का आपको बता दिया, a का मतलब है b माइनस u बाय t, ठीक है, समझ में आ रहा है, यानी v बाय t, v क्या है, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी को जब हम टाइम से डिवाइड करेंगे तो यानी जब भी बाय में t होता है उसको रेट ऑफ वेलोसिटी बोल सकते हैं हम लोग। ये वेलोसिटी का एक तरह से रेट बता रहा है, ठीक है, dt में चला जाएगा, यानी वेलोसिटी ऑलरेडी है, तो वेलोसिटी में आप टाइम से डिवाइड करोगे तो ऑलरेडी वेलोसिटी हमारा क्या था, वो क्या था, सदिश राशि थी। वो कैसी राशि थी, सदिश, वेक्टर क्वांटिटी थी। हम लोग ऊपर पढ़े वेलोसिटी कैसी राशि थी, वेलोसिटी जो था हमारा वो वेक्टर क्वांटिटी था, ठीक है। तो भाई वेलोसिटी में अगर वेक्टर क्वांटिटी और हम उस वेक्टर क्वांटिटी में टाइम से डिवाइड करेंगे तो जो आएगा वो भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी ही रहेगा, ठीक है। यानी अदिश राशि ये नहीं होगी, ये कैसी राशि है, सदिश राशि। यानी एक्सप्रेशन हमारा क्या है, हमारा डिस्टेंस आप क्या बताएगा, हमारे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को बताएगा। यानी ये हमारा एक्सप्रेशन क्या बता रहा है, वेलोसिटी टाइम दोनों, यानी वेलोसिटी बता रहा है मतलब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों को बता रहा है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को इंडिकेट कर रहा है, क्लियर है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया। चलिए यहाँ क्लियर है। देखिए जब आप डेप्थ में पढ़ोगे तो बहुत कुछ आप सीखोगे कि और कौन कौन से होते हैं जिसको आप अदिश और सदिश में बांट सकते हो, क्या इलेक्ट्रिक करंट को किस में रखा गया है, या डिस्टेंस को किस में रखा गया है, या आगे आप जाओगे इम्पल्स को किस में रखा गया, मोमेंटम को किस में रखा गया, सबके अपने कैटेगरी है और क्यों कारण है उसका, ठीक है। तो जब आप फिजिक्स चैप्टर पढ़ोगे तो बहुत कुछ हम लोग बताएंगे, जब चैप्टर आपका चल गया है, क्लियर है। तो ये तो हमारा छोटा सा स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का अंतर, ठीक है। और उस क्वांटिटी के बाद अब हम लोग आते हैं न्यूटन्स लॉ, आपने सुना होगा, ठीक है, न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स के कितने लॉ है भाई, न्यूटन्स के 3 लॉ है, आपने सुना होगा न्यूटन्स लॉ के बारे में, ठीक है। न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ के हिसाब से क्या है, चलिए फर्स्ट लॉ देखते हैं। फर्स्ट लॉ क्या है न्यूटन का, कि कोई भी बॉडी अगर रखी हुई है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो कहीं पड़ा हुआ है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसमें हिंजी नीचे लगा है, क्लियर है। अब इसमें कोई बाहर से जब तक आप फोर्स नहीं लगाओगे, जब तक कोई इसमें फोर्स काम नहीं करेगा, एफ नहीं लगेगा, ठीक है, तब तक ये अपने पोजीशन से डिस्प्लेस नहीं होगी। यानी ये पोजीशन इसका O है, ये O डैश है, यानी ये यहां से यहां तब तक नहीं आएगी जब तक इसमें क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अपने प्लेस से दूसरे प्लेस में डिस्प्लेस तब होती है जब हम उसमें क्या लगाते हैं, कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, क्लियर है।
समझ में आ रहा है? अब आप इसमें लगाओगे तो इसका जो एक्सेलरेशन कितना लगेगा, फॉरवर्ड की ओर लगेगा, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। क्लियर है यहां तक? तो अब इसमें क्या है, ये फर्स्ट लॉ था कि फर्स्ट लॉ क्या था कि कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक अपने पोजीशन से डिस्प्लेस नहीं होती जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा जाता। यानी हर इसका इसका दूसरा मतलब क्या हो गया, इसका दूसरा मतलब हर ऑब्जेक्ट अपना क्या करना चाहती है, अपना जो इनिशियल पोजीशन है, जो अपना प्रीवियस जो इनिशियल स्टेटस है उसको मेंटेन करना चाहती है। ठीक है, अपना जो इनिशियल स्टेटस था या प्रीवियस स्टेटस उसको क्या करना चाहती है, वो मेंटेन करना चाहती है, वहां रेस्ट में रहना चाहती है, वो हमेशा वो रेस्ट ऑफ जो पोजीशन है उसका उसको वो मेंटेन करती है। ठीक है, तो अब रेस्ट ऑफ पोजीशन को मेंटेन करती है, इसी को बोलते हैं हम लोग इनर्शिया। क्या बोलते हैं, इसी का एक दूसरा नाम है इनर्शिया। क्या नाम है, जड़त्व। ठीक है, इसी का एक नाम है इनर्शिया, जिसको हम लोग जड़त्व भी बोलते हैं। अब इनर्शिया का जो है जड़त्व, उसमें क्या आप देखिएगा तो मोस्टली इसमें आपने दो तरह के पढ़े हुए हैं। ठीक है, दो तरह के, लेकिन होते एक्चुअली तीन हैं। ठीक है, आपको मोस्ट ऑफ दी जगह दो जगह बताया जाता है कि दो तरह के इनर्शिया होते हैं। कौन कौन से इनर्शिया होते हैं, तो भैया रेस्ट ऑफ इनर्शिया, दूसरा मोशन ऑफ इनर्शिया, और यही हम लोग पढ़ते हैं, मतलब विराम जड़त्व। हम लोग क्या पढ़ते हैं, विराम जड़त्व और गति जड़त्व, यही पढ़ते हैं हम लोग जड़त्व में। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ते हैं, विराम जड़त्व और गति जड़त्व। जब ये पढ़ते हैं, लेकिन इसके अलावा भी एक जड़त्व है जिसको हम लोग जानते नहीं है और हमें जानना चाहिए, वो होता है मोशन ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्या होता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, यानी कि दिशा जड़त्व। ठीक है, देखिए अब ये क्या है, रेस्ट ऑफ इनर्शिया। रेस्ट ऑफ इनर्शिया में क्या होता है कि भाई वैसी स्थिति जिसमें वस्तु अपनी क्या करती है, विराम की जो स्थिति वो बनाए रखना चाहती है। इसमें क्या करती है, वो रेस्ट का जो पोजीशन है वो क्या करना चाहती है, बनाए रखना चाहती है। समझ में आया? और इसमें क्या करेगी, इसमें गति का जो पोजीशन है वो क्या करती है, बनाए रखना चाहती है। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपने विराम की अवस्था को बनाए रखना चाहती है, अपने क्या होता है, रेस्ट ऑफ को जो पोजीशन है उसको बनाए रखना चाहती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्ट ऑफ इनर्शिया। उसमें रेस्ट ऑफ इनर्शिया काम करता है। और जब कोई ऑब्जेक्ट अपने गति की अवस्था को बनाए रखना चाहती है, अपने क्या होते हैं, मोशन की जो अवस्था है उसको बनाए रखना चाहती है, तो उसमें क्या काम करता है, मोशन ऑफ इनर्शिया काम करता है। उसी तरह एक थर्ड भी जो आप लोगों को बहुत कम लोगों को पता होता है कि जब कोई वस्तु अपनी दिशा की अवस्था बनाए रखना चाहती है, अपने डायरेक्शंस को बनाए रखना चाहती है, तो उसको इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी कहा जाता है। क्लियर है? अब इसका एग्जांपल क्या है, बहुत आपने सुना होगा इन दोनों के एग्जांपल में कि कभी-कभी आप बस में खड़े रहते हो, राइट? जब बस रुकी हुई रहती है और हम लोग उसमें खड़े रहते हैं, तो क्या होता है, अचानक से हम भी खड़े रहते हैं और बस भी खड़ी रहती है, यानी हमारी पूरी बॉडी क्या है, पूरा विराम की अवस्था में रहती है। ठीक है, रेस्ट पोजीशन में रहती है और बस भी रेस्ट पोजीशन में रहता है। और हमारा जो फुट है, जो हमारा पैर है, वो बस के फ्लोर से सटा हुआ था, वो भी रेस्ट पोजीशन में रहता है। और अचानक से जब क्या होता है, बस स्टार्ट होती है। ठीक है, तो बस जब अचानक से स्टार्ट होगी तो क्या होगा, तो बस स्टार्ट होगी तो बस को क्या किस मोशन में आ जाएगी, बस जो होती है वो किस मोशन में आ जाएगी, बस आपके यहाँ पर है और अचानक से स्टार्ट होगी तो जो बस है वो बस किस में आ जाएगी, अचानक से स्टार्ट होने पर वो गति में आ जाएगी। ठीक है, वो मोशन में आ जाएगी। लेकिन इसमें खड़ा हुआ जो आदमी है अंदर, ठीक है, वो आदमी जो यहाँ पर खड़ा हुआ है अपना पकड़ के, हो सकता है आपको अच्छा लगेगा, मेरा आदमी बनाया हुआ। ठीक है, तो ये जो आदमी मेरा जो खड़ा हुआ है बस के अंदर, वो क्या है, वो तो रेस्ट पोजीशन में, हमारा जो पाँव है वो जो बस के फ्लोर पर टिका हुआ वो रेस्ट पोजीशन में है। हम लोग अपने रेस्ट पोजीशन से हमारा पाँव बनाए रखना चाहते हैं। क्लियर है? अचानक से क्या होता है कि बस तो क्या होती है, गति पे चली जाती है और ये हमारा नीचे का पोजीशन भी गति में आ जाता है, लेकिन ऊपर का जो हमारा बॉडी है वो क्या होता है, वो विराम अवस्था में रहता है। तो हम अचानक से अपोजिट फोर्स, एक फोर्स जो हमारी फॉरवर्ड की ओर बस के साथ चलती है और ऊपर का जो हमारा बॉडी का पोजीशन है वो क्या करता है, हमें विराम अवस्था बनाए रखना चाहता है, जो पीछे की ओर लगाता है, जिसकी वजह से अचानक बस चलने से हम क्या होते हैं, किधर गिरते हैं, सामने की ओर या पीछे की ओर। अचानक बस चलेगा तो हम पीछे की ओर गिर जाते हैं। ठीक है, ये कभी आपने नोटिस किया होगा कि जब आप पकड़े हो और अचानक से बस स्टार्ट होती है तो आप क्या होता है, पीछे की ओर अचानक से झटका जाते हो। क्लियर है? तो आप पीछे की ओर क्या होते हैं, गिर जाते हैं। तो ये रेस्ट ऑफ इनर्शिया को बनाए रखना चाहती है। इसी तरह जब आप गति में रहोगे, जब मोशन ऑफ इनर्शिया में आप जाओगे, तो सेम चीजें कि बस अचानक से चल रही, तो बस जब चल रही होती है तो बस भी मोशन में रहती है, हमारा बॉडी क्या होता है, मोशन रहता है, यानी हमारा जो पैर है ऑलरेडी मोशन में रहता है फ्लोर के साथ, बस के साथ। ठीक है, लेकिन हमारा बॉडी क्या होता है, फिर वापस में क्या, वो अपनी गति को मेंटेन कर रखती है और अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहती है। ठीक है, यानी वो गति को मेंटेन करना चाहती है पैर, लेकिन बॉडी नहीं करना चाहता। तो सेम अचानक लगाने से क्या होता है, जब बस तो क्या होती है, बस
विराम अवस्था में आ जाती है और हमारी जो बॉडी होती है वो क्या होती है, अपनी गति की अवस्था को बनाए रखना चाहती है, जिसकी वजह से हम सामने की ओर झुक जाते हैं। ठीक है, यानी आप देखोगे कि जब अचानक से बस का ब्रेक लगता है तो हम कहाँ गिरते हैं, सामने की ओर से गिर जाते हैं, और वहीं जब अचानक बस शुरू होती है तो हम किस तरह पीछे की ओर जाते हैं। ये सब एग्जांपल है किसके, रेस्ट ऑफ इनर्शिया और मोशन ऑफ इनर्शिया, यानी विराम जड़त्व और गति जड़त्व के। तो इस तरह के जो जड़त्व के एग्जांपल्स होते हैं वो भी उस तरह आपने जब इसके बारे में सुनेंगे कि आप बस जब कोई ड्राइवर चला रहा होता है या कोई गाड़ी चला रहा होता है फोर व्हीलर, और अचानक देखोगे उसको टर्न लेना होता है, तो जब यू टर्न या किस तरह का टर्न आता है तो ड्राइवर अपनी सीट पे बैठा होता है। ठीक है, जब वो डायरेक्शन अपना अचानक से चेंज करता है तो क्या होता है, बस तो डायरेक्शन में चला जाता है, लेकिन डायरेक्ट जो ड्राइवर होता है वो अपने की अवस्था को, जो डायरेक्शन की अवस्था उसको बनाए रखना चाहता है, उसका बॉडी बनाए रखना चाहता है, क्लियर है, उसी अवस्था में रहना चाहता है। तो जिसकी वजह से जो उस समय जड़त्व काम करेगा वो डायरेक्शनल जड़त्व काम करता है, डायरेक्शनल रेस्ट ऑफ मतलब डायरेक्शनल इनर्शिया काम करता है, क्लियर है। तो जब आप इसको डेप्थ में पढ़ोगे, जब आप क्लासेस होंगे, आपके नोट्स दिखाए जाएंगे तो काफी कुछ उसमें बताया जाएगा। तो ये हम लोग था क्या, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ में हमने देखा कि न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है कि जब तक कोई वस्तु पर कोई किसी बाहरी फोर्स को अप्लाई नहीं किया जाता तब तक वो वस्तु अपने स्थान से परिवर्तित नहीं होती, और उसमें वस्तु अपनी पुनः स्थिति को और जो पहले की स्थिति उसको बनाए रखना चाहती है, यही जड़त्व होता है। इसी को हम लोग इनर्शिया बोलते हैं। इनर्शिया तीन तरह के होते हैं, पहला क्या है, रेस्ट ऑफ इनर्शिया, मोशन ऑफ इनर्शिया एंड डायरेक्शन इनर्शिया, क्लियर है। चलिए, इसी में है न्यूटन सेकंड लॉ। अगर आप न्यूटन सेकंड लॉ आपने पढ़ा होगा तो आपने सब पढ़ा होगा, न्यूटन की कहानी आपको पता ही है, ठीक है, कि भैया क्या है, न्यूटन सेब को उन्होंने गिरते देखा और उनका दिमाग क्लिक कर गया, भैया जो गिरा वो किस लिए गिरा, कैसे गिरा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स काम है, कैसे ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, इन्हीं के आविष्कार में ग्रेविटी जो है, ठीक है, वो और ग्रेविटेशनल फोर्स का है, उसमें काफी रिसर्च और काफी ज्यादा हुआ, तो इनको बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है, ग्रेविटेशन के जनक माने जाते हैं ये भी, ठीक है। तो आप अगर देखिएगा तो न्यूटन अपने आप में बहुत महान चीजें उन्होंने दी हैं और उसी पूरे फिजिक्स को क्या किया गया, इंप्लीमेंट किया गया है। तो अब आप देखिएगा तो सेकंड जो लॉ है मेरा, सेकंड लॉ ऑफ जो न्यूटन है वो क्या है, वो सिंपल है, F इज इक्वल टू ma, ठीक है, यानी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, क्लियर है। अब ये ऐसे है कि इसको जाने से पहले हम लोग क्या था कि हम लोग को देखना है कि F जो है क्या, F अप्लाइड फोर्स है ऑब्जेक्ट में, किसी ऑब्जेक्ट का जो अप्लाइड फोर्स होता है वो इसके बराबर होता है उस ऑब्जेक्ट के मास और उसमें लगने वाले एक्सेलरेशन, इसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, क्लियर है। तो अगर आप ये देखोगे, नॉर्मली ये मेरा इक्वेशन 1 है, राइट। अभी आप इक्वेशन 2 देखोगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 को हम लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 हम क्या लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू ka, राइट। अब यहाँ k क्या है, कांस्टेंट है, तो हम a को हमको पता है v माइनस u बाय t है, क्लियर है। हम इसको भी लिख सकते हैं, यानी मेरा चेंज ऑफ रेट क्या, वेलोसिटी का जो रेट ऑफ चेंज है, ठीक है, वो भी हमारा क्या है, इसकी जगह हम लिख सकते थे, ठीक है। लेकिन जब आप देखोगे, जब इसका डेरिवेशन क्लासेस में करवाया जाएगा तो आपको बताया जाएगा कि डेरिवेशंस कैसे आए और कहां से आए, ठीक है। यानी अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, यहां पर हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। अब मैंने इसको मिटा दिया, ठीक है। अब हम इसको और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू ma था, अगर हम इसको शुरू में ऐसे लिखते F इज इक्वल टू m और v माइनस u बाय t, ठीक है, हमने ऐसे लिखा, कैसे लिखा, तो F इज इक्वल टू m इंटू a की जगह हम v माइनस u बाय t लिखते, ठीक है। और मेरा u क्या है, u इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, आरंभिक चार्ज है, आरंभिक क्या है मेरा, आरंभिक चार्ज या आरंभिक गति जो आप है, और चूंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, गति और चार्ज पढ़ रहे थे, ठीक है। तो आरंभिक चार्ज है, तो u जब इनिशियल चार्ज होता है तो वो 0 होता है, तो ये हो गया mv माइनस t। और आप अगर देखोगे तो हमारा जो mv है वो क्या है, इंपल्स है, ठीक है। इंपल्स हम लोग पढ़े होंगे कि इंपल्स कितना होता है, mv होता है, ठीक है, p बराबर mv, ठीक है। तो mv मेरा इंपल्स है अपने आप में, ठीक है, आवेग, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में हम लोग बोलते हैं आवेग, क्या बोलते हैं, आवेग, पढ़ा होगा आपने बच्चों, ठीक है। तो ये mv बाय t है, यही mv जो होता है mv बाय t लिखे या f इज इक्वल टू ma लिखे, बात बराबर है, ठीक है। डेरिवेशंस जो होगा तो उसका डिफरेंट जो डेरिवेशन से ये कहता है, ये तो क्लासेस में जब आपको नोट्स दिखाएंगे तो बताया जाएगा और पूरा डेरिवेशन भी करवाया जाएगा, आपको बताया जाएगा। तो सिंपल है कि सेकंड लॉ मेरा क्या होता है, सेकंड लॉ होता है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m एंड F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, यानी मेरा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m एंड F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a। जो अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो समानुपाती होता है, किसके समानुपाती होता है, तो मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है, समझ में आ रहा है,
और उसके जो त्वरण लगता है एक्सेलरेशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। इन दोनों को जब कंबाइन करोगे तो f इज इक्वल टू ma और k इज ए यूनिवर्सल कांस्टेंट बाद में वो k इज इक्वल टू जब हम 1 कंसीडर करते हैं तो m इज इक्वल टू f इज इक्वल टू ma मिल जाता है, राइट। तो ये हमारा सेकंड लॉ था। उसी तरह जब आप जाओगे थर्ड लॉ, तो थर्ड लॉ में आपको पता है कि आपने मूवी देखी ही होगी भाई कि अगर आपके एक मुन्ना भाई कि अगर आपके एक गाल में कोई एक थप्पड़ मार दे तो आप क्या करोगे, तो मुन्ना भाई का आंसर आता कि मैं दूसरी गाल सामने कर दूंगा, मतलब दूसरी गाल पे मार दे तो क्या करोगे, तब बोला मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूंगा, खींच के उसको लगा देता है, ठीक है। तो वही हाल है कि क्या होता है कि आज के डेट में सेम है कि अगर आपको कोई थप्पड़ मारे तो आप कितना मारोगे कुछ नहीं पता, ठीक है। तो ये होता है कि हर एक्शन के विपरीत क्या होता है, रिएक्शन होता है। यानी थर्ड लॉ क्या है, फॉर ईच एक्शन देयर इज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। आपने सुना होगा थर्ड लॉ क्या है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। हर एक्शन के विपरीत क्या होता है, एक रिएक्शन होता है, ठीक है। ये थर्ड लॉ है, क्लियर है। फॉर एवरी एक्शन, और वो जो रिएक्शन वो कैसे होगा, इक्वल एंड अपोजिट होता है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज व्हाट, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब बराबर और क्या होगा, उल्टा, ठीक है। जितना जिस गति से आप किसी पे हिट करो उतनी ही गति से वो आपको हिट करता है। जैसे एग्जांपल्स के लिए मैं आपको बता दूं, उसके एग्जांपल में क्या है, जैसे आप बंदूक की गोली जब आप फायर करते हो, गन फायर करते हो, ठीक है, क्या करते हो, बंदूक चलाते हो, गन फायर करते हो, तो आप देखते हो कि गन जब चलाते हो तो जैसे ही गोली निकलती है वो आपको कंधे को पीछे क्या धक्का देती है, क्यों, क्योंकि जितने हिट मोशन से गोली निकलेगी उतने ही मोशन से वो क्या करेगी, उसको पीछे पुश करती है, जिसकी वजह से आपको भी धक्का लगता है। यानी जो एक्शन हो रहा है उसके अपोजिट में क्या होता है, रिएक्शन करता है, ठीक है। तो वो रिएक्शन जो होता है जिसकी वजह से आपका क्या होता है, कंधे पे झटका लगता है। तो इसी में, ठीक है, उस तरह बहुत से ऐसे एग्जांपल्स भरे पड़े हुए हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन के। तो ये था मेरा क्या है, आपके न्यूटन्स थर्ड लॉ, समझ में आ रहा है। यानी स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी आपने समझ लिया, और जो न्यूटन्स शॉर्ट में जो थर्ड लॉ थे वो भी आपने समझ लिया। ये बिल्कुल मेरा चूंकि ये डेमो वीडियोस रहता है इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट्स में चलता हूं, लेकिन आप जब क्लास करोगे तो आपको काफी कैप्चुलाइज में काफी बेहद रूप से सिखाया जाएगा। हर जो डेरिवेशन से वो करवाए जाएंगे, कैसे कौन इंप्लीमेंट होते हैं, कि नई चीजें क्या होती है जो मार्केट्स में अभी बहुत बच्चों को नहीं पता होता कि क्या है, उस नई चीजों को भी हम ऐड करते हैं। और कोशिश मेरी ये रहेगी कि जो अपने मेरे सब्जेक्ट्स हैं, मैं साइंस एंड टेक पॉलिटी, मैं बार बार बोलता हूँ मैं साइंस एंड जो कोर मेरा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक एंड पॉलिटी, राइट, इन तीनों में मैं आप लोगों को बहुत बेहतरीन जो है नोट्स प्रोवाइड करूँ, बहुत बेहतरीन नॉलेज प्रोवाइड करूँ, क्लियर है। तो आप लोग इस तरह कैप्सूलाइज एकेडमी में बने रहिए, और कैप्सूलाइज एकेडमी में जितना शेयर सब्सक्राइब कर सकते कर दीजिए, और मैक्सिमम बच्चों को भी करवा दीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नॉलेजेबल्स जो वीडियोस उसमें आते रहेंगे, और उनके लिए जो 10th का एग्जाम दे रहे हैं, 12th का एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए भी काफी हेल्पफुल होगा। साइंस एंड टेक सबको पढ़ना है, ठीक है। अभी आप लोगों को ये जो चीजें हैं आप लोग अभी से जानोगे, आपको रिवाइज हो जाएंगी, ठीक है। दूसरी चीजें हैं कि आप इकोनॉमिक्स भी भाई आज के डेट में सबको पढ़ना है, ठीक है। पॉलिटी जो है वो आपको 12th के बाद पढ़ना है, लेकिन जो बच्चे तैयारी करते हैं 12th के बाद उनके लिए तो नॉर्मल चीजें हैं, ठीक है। तो जो सिविल सर्विस तैयारी करे या किसी कॉम्पिटिशन तैयारी, उनको तो जरूर देखना चाहिए। और आप जितना हो सके एक काम करें, आप जरूर करना, जितना हो सके लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और साथ में शेयर भी कर देना, ठीक है। और एक और चीज है कि मोहब्बत जब करो तो दिल से करो, और मोहब्बत जब करनी है तो बुकों से करो, किताबों से करो, ठीक है। और अगर किसी से मोहब्बत करनी है तो पहले उसको बता देना, ठीक है, कि तुम सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो और तुम्हारा जो संघर्ष है वो लंबा हो सकता है। तो भाई फिर अगर कोई श्रद्धा मैम की तरह आपका साथ दे दे तो आप IPS बन जाओगे, ठीक है। और अगर कोई छोड़कर आपका काट के भाग गई तो आपको क्या करना है, तो आपको अपना इंतकाम दिखाना है, ठुकरा के मेरा प्यार पहले इंतकाम देखोगी, मतलब आपको क्या बनना है, IAS बनना है। समझ में आ गया। तो हमारे पास तो रियल एग्जांपल्स है लाइफ में, कभी आओ मिलाता हूँ अपने रियल एग्जांपल्स में, बहुत सारे सत्तू भरे पड़े हुए हैं हमारे लाइफ में, ठीक है। तो आप उनसे भी इंस्पिरेशन लेना है। चलिए यूं ही मिलते रहेंगे दोस्तों कैप्सूलाइज एकेडमी। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अविनाश आर्य। मैं कोशिश करूंगा नए से नए और जितने अच्छे टॉपिक्स मैं आपके लिए लेकर आऊं। थैंक यू वेरी मच, मिलते रहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।